2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीते दिनों दिल्ली में हुई हाईकमान की अहम बैठक के बाद पार्टी ने प्रदेश स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद आज देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति के साथ साथ आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की गई। बैठक के बाद देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि पार्टी भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर 16 फरवरी को राजभवन का घेराव करेगी। कांग्रेस नेताओं ने यह भी ऐलान किया कि अगले 3 महीनों तक प्रदेश की हर विधानसभा में जाकर स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राज्य स्तरीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा और जनता को जागरूक करने का अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने अंकिता भंडारी मामले को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। नेताओं का कहना है कि अब तक इस मामले में सीबीआई जांच को लेकर सरकार ने कोई स्पष्ट स्थिति सार्वजनिक नहीं की है, जिसे लेकर जनता में भ्रम बना हुआ है। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार को इस मामले में अपनी स्थिति साफ करनी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हरक सिंह जी, आप सब जानते हैं कि हरक सिंह जी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पार्टी ने चुनाव में प्रबंधन समिति प्रबंधन का अध्यक्ष उन्हें नामित किया है और ऐसे ही आदरणीय प्रीतम सिंह जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया है। साथ में मंचासीन हमारे दोनों सहप्रभारीगण जिनमें कि श्री सुरेंद्र शर्मा जी और श्री मनोज यादव जी शामिल हैं। आप सभी साथियों का बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथियों, ये प्रेस वार्ता इस रूप में है कि जैसे आप सब जानते हैं कि पिछले 2 दिन हम सब लोग दिल्ली में हमारे कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के द्वारा जो बैठक बुलाई गई थी उसमें शामिल हुए और कांग्रेस हाईकमान उत्तराखंड के परिस्थितियों को लेकर जो सरकारी कामकाज की परिस्थितियां हैं, जो भाजपा सरकार की नीतियां हैं, जो भाजपा सरकार का तमाम घोटाले, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, अव्यवस्थाएं, नौकरी की बंदरबाट, संसाधनों की चोरी, इन सब मुद्दों पर हाईकमान बहुत चिंतित है और प्रदेश की स्थिति को लेकर उन्होंने दिल्ली में बैठक बुलाई। सभी हमारे नेता जो भी दिल्ली में बैठक में शामिल थे, सब ने अपने अपनी तरह प्रदेश की स्थितियों से हाईकमान को अवगत कराया और हाईकमान का हम सबको ये निर्देश था कि सब लोग कारगर तरीके से किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुकाबला कर और जो जनता के साथ ये धोखा कर रहे हैं इसको किस प्रकार से एक्सपोज किया जाए, उजागर किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तदोपरांत और तदनुसार हम सब लोग आज यहाँ पर बैठे और हम लोगों ने कार्यवृत्त तैयार किया। हम अभी भी हमारा, चूँकि आप लोगों को हमने 12:30 बजे का समय दे रखा था, इसलिए आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमारी बैठक जारी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना दिए हैं और मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि हम इस बात से चिंतित हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इन कृत्यों का ये कृत्य कहीं प्रदेश में परंपरा न बन जाए, इसको किस प्रकार से रोका जाए, इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि प्रदेश में महिला सुरक्षा का क्या हाल है। हम अंकिता भंडारी की बात करते हैं, लेकिन एक नहीं अनेक अंकिताएं इस प्रदेश में, इस प्रदेश सरकार की नीतियों का खामियाजा भुगत कर अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं ज़िंदगी खराब करने में। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अंकिता भंडारी वाले मामले में किस बेशर्मी से मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि उनके माता पिता के कहने पर हम जो वो कहेंगे वो जांच करेंगे, और किस प्रकार बेशर्मी से उनके माता पिता के एप्लीकेशन को कूड़ेदान में डालकर
और किसी अन्य एफआईआर को आधार बनाने की बात कही, और वो भी सिर्फ बात कही। आज तक मुख्यमंत्री जी ने वो जांच सार्वजनिक नहीं की कि उन्होंने वो जांच आगे सीबीआई को भेजी भी कि नहीं भेजी, ये आज तक किसी को पता नहीं है। कोई नोटिफिकेशन अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया, कोई जांच के बिंदु सामने नहीं आए, और बड़ी बेशर्मी के साथ मुख्यमंत्री जी उस जांच पर पालकी मारे बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को कोई अधिकार नहीं, इस प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये तत्काल सत्ता खाली करें, ये तत्काल अपनी कुर्सियां छोड़ें, और वैसे भी अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो बहुत निकट समय में इस प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, इस प्रदेश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। इसी प्रकार उधम सिंह नगर का मामला, कितनी बेशर्मी है कि अभी तक उस एसएसपी को हटाया नहीं गया, और क्या इस बात को आम आदमी नहीं समझ रहा है कि जब तक वो व्यक्ति एसएसपी की कुर्सी पर है तब तक वो व्यक्ति जांच को प्रभावित क्या नहीं करेंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर हमारी चर्चा हुई, अनेक मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई। तो मैं अपनी बात को सीमित करते हुए और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश में विपक्ष की आवाज़ आदरणीय यशपाल आर्य जी आगे कुछ मुद्दों पर हम सबको यहाँ पर संबोधित करेंगे। धन्यवाद। सम्मानित सह प्रभारीगण, मैं सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कि दिल्ली के बैठक के बाद हमारी पार्टी के रैंक एंड फाइल की नज़र इस बात पे थी कि हमारी पार्टी की लीडरशिप किस तरीके के एक्शन प्रोग्राम के साथ अगले कुछ महीनों की रणनीति को तैयार कर, और मैं अपने चारों सम्मानित नेतागणों को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं की आकांक्षा और उससे भी बढ़कर के उत्तराखंड के सारे प्रबुद्ध जनमानस की आकांक्षा के अनुरूप एक बड़ा ही बृहद हल्ला बोल कार्यक्रम श्री प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में जो 16 तारीख को राजभवन पर हल्ला बोल से प्रारंभ होगा, उसको तैयार करने का काम किया है। उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मोटे तौर पर जो मैं अपने नेतागणों की बातचीत से समझ पाया, इसके 4 प्रमुख हिस्सों में हम इसको देख सकते हैं, जिस रूप में मैं समझ पाया। और जो सर्वोच्च प्राथमिकता दिया, जो राज्य के अस्तित्व पर गंभीर संकट पैदा हो गया भ्रष्टाचार के, जिस आकांक्षा को लेकर लोगों ने बड़े बलिदानों और अरमानों से उत्तराखंड राज्य को प्राप्त किया, बल्कि लिया, वो आकांक्षा धीरे धीरे धूल घोषित हो गई, और वो भ्रष्टाचार की वेदी पर स्वार हम उस पर चढ़े। तो ये राज्य का आज भ्रष्टाचार और महंगाई, क्योंकि आम जन महंगाई से जुड़ा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड इशू है। तो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जो एक्शन प्रोग्राम तैयार किया है, उसके लिए मैं बहुत आपको बधाई दूं। ये राज्य महिलाओं के बलिदान से प्राप्त हुआ, और महिलाओं को हमारे तो हर धार में एक देवी का मंदिर है। यदि शिव है तो शिव के साथ देवी भी पार्वती सब जगह। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां भवानी का मंदिर नहीं।
और जिस प्रकार से राज्य की छवि बन रही है महिला अपराधों को लेकर के, जिस प्रकार एक के बाद एक महिला अपराध की घटनाएं आई हैं और उन घटनाओं में राइट फ्रॉम जो ऋषिकेश पास में रिजॉर्ट में हुआ, वहाँ से ले करके कहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता, जिसमें हमारी बेटियों के साथ केवल दुराचार ही नहीं हुआ है, सामूहिक बलात्कार और हत्याएं तक, जिनमें सांतरसा की हमारी एक दलित विधवा की बेटी से लेकर के बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे मामले इसी तरीके से रुद्रपुर में और जगह। तो एक के बाद और इन घटनाओं में जिस प्रकार से सत्तारूढ़ दल के लोग नामित हुए, उनके चेहरे सामने आए, वो अत्यधिक चिंताजनक ही नहीं बल्कि शर्मनाक पहलू है। हमारी कोई भी लड़ाई अधूरी है यदि हम महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मुद्दे की लड़ाई को अपने सत्य की लड़ाई मान करके, अपने आत्म स्वाभिमान की लड़ाई मान करके नहीं लड़ते हैं। और महादेव जी, आपको और आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों ने जिस तरीके से अंकिता वाले प्रकरण को लेकर, अंकिता एक सिंबॉलिक, एक लड़ाई का प्रतीक है, तो अंकिता के मामले को लेकर के जिस तरीके से संघर्ष को आपने आगे बढ़ाया है, और मुझे पूरा विश्वास है अपनी बहनों के आशीर्वाद से आप इस संघर्ष में भी दिया। हमारे राज्य के अंदर अभी मैं अपने नेताओं की बात सुन रहा था, पलायन और असंतुलित विकास ये बड़ा भारी फैक्टर बनकर, पलायन, घोस्ट विलेजेस की संख्या नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाकली की बाकली जो है घोस्ट बाकली में बदल गई। कारण कई हैं, जिनमें कुछ कारणों का जिक्र हमारे साथी ने किया, आपके सामने बहुत सारे कारण हैं, नीतिगत कमजोरियां, नीतिगत फैसले, बहुत सारी बातें हैं जिनके कारण पलायन नित्य प्रतिदिन एक खतरनाक स्थिति के अंदर बनता जा रहा है। और इससे राज्य एक असंतुलित विकास का शिकार हो, एक ऐसा असंतुलित विकास का शिकार हो रहा है जिसको रेक्टिफाई करने के लिए राज्य को अगले 25 साल और लगाने पड़ेंगे। भाजपा के कुशासन और कुनीतियों के परिणाम स्वरूप जो एक असंतुलित विकास के गर्त में राज्य चला गया है, उससे बाहर, उसको रिट्रीव करने में, उसको बाहर निकालने में 25 साल इस राज्य को और संघर्ष करने पड़ेंगे। ये स्थिति है। और यदि हम बेरोजगारी का जिक्र न करें, हमारी युवा आकांक्षाएं आज मत, मैं आज एक छोटा सा समाचार है, मगर हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स का दर्द उस छोटे से समाचार में समाहित है। और इस तरीके के दर्द बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोफेशनली ट्रेन्ड लोग और एजुकेटेड, पढ़े लिखे जिन्होंने अपना कई एग्जाम दे दिए हैं, उन सब बच्चों का झलक रहा है। तो बेरोजगारी के मुद्दे को भी आपने हाईलाइट करने का फैसला लिया, और मैं नौजवानों की तरफ से भी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बल्कि अपनी तरफ से भी धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि मैंने ये रोज़ जब ये लड़के आते हैं बुजुर्ग समझ करके, कई लोग मुझसे मिलने आते हैं, अपना दर्द बताते हैं, तो मैंने उनसे कहा, भावनावश जो है, मैंने कहा यार 30 तारीख को नादी जी का बलिदान दिवस है। मैंने कहा उस दिन मैं 24 घंटे और कुछ नहीं कर सकता, नादी की शरण में जो है धरने पर बैठूंगा। लेकिन आज आपने हमारी पार्टी के कार्यक्रम में इसको प्रमुखता से शामिल करने का फैसला लिया है। अब मैं इसी जो पार्टी का शेड्यूल होगा उसके साथ ही अपने को जोड़ूंगा, और क्योंकि जब पार्टी ने उस कार्यक्रम को अपने हाथ में ले लिया है, तो हम युवाओं तक ये संदेश देना चाहते हैं
कि हम केवल ऐसा नहीं है कि हम उनके दर्द को केवल उकेरेंगे, हम उसके लिए हमारी लीडरशिप एक एक्शन प्रोग्राम भी आगे लेकर के आएगी, कैसे हम नौजवानों को आगे आने वाले दिनों के अंदर जो है उनके जो आकांक्षा है रोजगार की, काम की, वो उत्तराखंड निर्माण में अपना जो योगदान देना चाहते हैं, उस योगदान को हम ठीक तरीके से हमारे जोड़ सकें, उसके लिए हम एक एक्शन प्रोग्राम लेकर के भी आएंगे। अध्यक्ष जी, मुझे उम्मीद है कि आप सब नेतागण जो है, आपने हमारी आशाएं तो बहुत जगा दी हैं और कुछ शेड्यूल का कुछ हिस्सा आपने बता भी दिया है, और मैं समझता हूँ आगे भी जो टाइम शेड्यूल है वो आप लोगों तक जो है जारी कर दिया जाएगा, और अगले 3 महीने फुल ऑफ एक्शन। आप बहुत बात करते थे ना, क्योंकि आपके मन में भी ये उत्सुकता है कि अपोजिशन के रूप में हम आगे किस तरीके से इस 1 साल के अंदर परिवर्तन को सार्थक करने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के उत्तराखंड के लोगों की जो जन आकांक्षा है कि 2027 के अंदर परिवर्तन आए, भाजपा जाए और कांग्रेस की सरकार बने, तो उस आकांक्षा को पूरा करने के लिए क्या करने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो है पहले कदम के रूप में आपने कदम उठाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं अपने दोनों सहप्रभारी गणों से प्रार्थना कहना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी तरफ से, हम सब कार्यकर्ताओं की तरफ से, यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे सब नेतागण बड़ी उत्सुकता के साथ आपकी अपने नेतागणों की तरफ देख रहे थे, चारों नेतागणों की तरफ, तो इन्होंने जो टाइम शेड्यूल रखा है, तो उसके लिए जो उनका मार्गदर्शन रहा पार्टी लीडरशिप का निर्देश रहा, तो उसके लिए हमारी तरफ से भी सब कार्यकर्ताओं की तरफ से लीडरशिप को थैंक यू कर रही है। तो अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। प्रेस वार्ता में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष गणेश कोडियाल जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय यशपाल आर्या जी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय हरक सिंह रावत जी, हमारे दोनों ही सहप्रभारी आदरणीय यादव जी, आदरणीय शर्मा जी, और प्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, अध्यक्ष जी ने और नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की जो मूलभूत बातें हैं उसको आपके सम्मुख रखने का काम किया है, और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हम विपक्ष के लोग हैं, और जब सरकार जनहित के मुद्दों के विपरीत आचरण करती है तो हम सरकार को घेरने का काम भी करते हैं, और साथ ही साथ जन आंदोलनों के माध्यम से सड़क पर उतर करके सरकार का घेराव करने का काम भी करते हैं और संघर्ष करने का भी काम करते हैं। लेकिन आज हालात प्रदेश के बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा में इस बात को कहते हैं कि प्रदेश के अंदर अवैध खनन हो रहा है। आपके सामने है कि हमारे विधायक पांडे जी, उन्होंने जहां एक ओर खनन के माध्यम से सरकार पर प्रहार करने का काम किया, वहीं दूसरी ओर जब काशीपुर में एक किसान आत्महत्या करता है और उन्होंने सरकार से कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो द्वंद्व भी आपकी जानकारी में है। बंशीधर भगत जी कानून व्यवस्था को लेकर के
सड़क पर उतरने का काम करते हैं। एक नहीं न जाने कितने भाजपा के विधायक सरकार पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के अंदर कैसी सरकार संचालित हो रही है या कैसी सरकार चल रही है। आप देख लीजिए, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। उत्तराखंड राज्य के अंदर महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त है। नौजवान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, किसान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, महंगाई अपने चरम पर है। और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 में जब भाजपा की सरकार इस प्रदेश के अंदर गठित हुई थी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने एक बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया था कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर शराब को धीरे धीरे कम करने का काम करेंगे। लेकिन आज हालत क्या है, स्थिति क्या है? आबकारी विभाग की जो पॉलिसी है वो ऐसी बनाई गई है जिससे जो है शराब माफियाओं को संरक्षण मिल सके। अजीबोगरीब स्थिति है। एक शराब की दुकान आप लीजिए, 2 दुकानें आप मुफ्त में पा लीजिए। भू कानून, ऐसा भू कानून हमने कहीं पर नहीं देखा। उत्तराखंड राज्य जो 2 मंडलों का राज्य है, यहाँ पर भू कानून को तोड़ मरोड़ करके इस सरकार ने बनाने का काम किया है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में ये भू कानून लागू नहीं होगा, लेकिन नगर निकाय क्षेत्रों में भी ये भू कानून जो है अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो सीधे सीधे भू माफियाओं को संरक्षित करने का काम ये सरकार कर रही है। बहुत सारे विषय हैं, उन तमाम विषयों को लेकर के कांग्रेस निश्चित रूप से सरकार को घेरने का काम करेगी। और हमने निर्णय लिया है कि हम 16 फरवरी को राज्यपाल आवास का घेराव करने का काम करेंगे, सरकार को चेताने का काम करेंगे। यदि सरकार इस राज्य के साथ, इस राज्य के वासियों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का काम करेगी, तो कांग्रेस मौन नहीं रहेगी, बल्कि सड़कों पर उतर करके इस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन चलाने का काम करेगी। मैं अपनी बात को विराम देते हुए अध्यक्ष जी से कहूँगा कि हरक सिंह रावत जी से कहूँगा कि वो अपनी बात कहने का काम